1942 में यातना शिविरों में वैश्याली शामिल की जान लगी। छान मिलान कैदी थीन और उन्हें वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के लिए मजबूर किया जाता था। ये कोई आकांक होने वाली घटना नहीं थी और इन्हीं अनौपचारिक रूप से की जान वाली घटना थी। ये शासन के केंद्र से एक योजनाबद्ध निर्णय था और सिस्टम के की प्रतिस्थानों में लागू किया गया था। सेवा तक फुंक निःशुल्क नहीं थी। केवल कुछ कैदी ही पूर्व अनुमति के साथ प्रवेश कर सकते थे। महिलाओं को राइवंसब्रुक से स्थानांतरित किया गया। इस डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की गई और उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार उन्हें नियुक्त किया गया। प्रत्येक मुठभेड़ को निगरानी में अंजाम दिया गया और शिविर के अभिलेखागार में दर्ज किया गया। शिविर की संरचना के भीतर इस तंत्र ने क्या कार्य पूरा किया? अनुशासनात्मक प्रणाली के हिस्से के रूप में कामुकता को क्यों शामिल किया गया और इसका अस्तित्व तीसरे राय द्वारा प्राप्त शोषण किस तरह के बारे में किया बताता है। जबरन सुख के आर्किटेक्ट, एसएस योजना और यौन नियंत्रण। 1942 में तीसरे राय की एकाग्रता प्रणाली को इसके परिचालन प्रदर्शन को अनुकूलित करने के उद्देश्य से एक आंतरिक समीक्षा के अधीन किया गया था। सैक्सन हौसेन, बुचेनवाल्ड और माउथहौसेन जैसे प्रमुख शिविरों में उत्पादकता में प्रगतिशील गिरावट ने एसएस आर्थिक और प्रशासनिक मुख्य कार्यालय WVHA को सामाजिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण के नए रूपों को पेश करने के लिए प्रेरित किया। रीट्सफोहरर एसएस हेनरिक हिमलर ने WVHA के प्रमुख ऑसवाल्ड पोहल के साथ मिलकर एक उपाय को बढ़ावा दिया जिसमें आर्थिक, स्वच्छता और पदानुक्रमिक उद्देश्यों को मिलाया गया। शिविर परिधि के भीतर नियंत्रित वेश्यालयों का निर्माण, जिसे प्रशासनिक रूप से विशेष संरचनाओं या सौंडरबाउटन के रूप में परिभाषित किया गया। यह निर्देश VVHA के अनुभाग D और F के बीच आयोजित तकनीकी चर्चाओं का परिणाम था, जिसमें एसएस स्वास्थ्य कार्यालय और रेस्ट एंड सेटलमेंट विभाग की अतिरिक्त भागीदारी थी। इसकी योजना अलग अलग मांगों या रसद आपात स्थितियों का पालन नहीं करती थी, बल्कि चयनात्मक संतुष्टि तंत्र के माध्यम से शिविरों के आंतरिक जीवन को पुनर्गठित करने का एक संरचित इरादा था। इस उपाय के औपचारिक औचित्य को शिविर प्रशासन अधिकारियों द्वारा तैयार की गई आवधिक रिपोर्टों द्वारा समर्थित किया गया था। इन दस्तावेजों ने श्रम प्रदर्शन सूचकांकों में निरंतर गिरावट का संकेत दिया, साथ ही अनुशासनहीनता की घटनाओं और कैदियों के बीच समलैंगिक संबंधों के प्रसार की भी बात कही। समलैंगिकता को एकाग्रता नौकरशाही के दृष्टिकोण से नैतिक विचलन नहीं माना जाता था, बल्कि एक ऐसा कारक माना जाता था जो पदानुक्रमिक प्रणाली से समझौता करता था, कैदियों के बीच वफादारी के समानांतर बंधन उत्पन्न करता था और पर्यवेक्षण को अस्थिर करता था। WWVHA विश्लेषणों में यौन प्रशासन को उसी तकनीकी मानदंड के साथ संरेखित करना चाहिए जो श्रम बल, भोजन और स्थान के उपयोग को विनियमित करता है। परिणाम स्वरूप कामुकता को औपचारिक रूप से शिविर की संसाधन प्रणाली में शामिल किया गया। WVHA द्वारा डिजाइन किए गए मॉडल को इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त माने जाने वाले सभी शिविरों में समान रूप से लागू करने के लिए तैयार किया गया था। सौंडरबाउटन के भौतिक डिजाइन में अल्प विकसित आंतरिक विभाजनों के साथ खंडित बैरक, बाहरी नियंत्रण वाले दरवाजे, आंतरिक ताले की अनुपस्थिति, दुर्लभ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था और पार्श्व गलियारों से निष्क्रिय निगरानी बिंदु शामिल थे। ये विशेषताएं तात्कालिक नहीं थीं और न ही स्थानीय कमांडर के मानदंडों पर निर्भर थीं, बल्कि बर्लिन से भेजी गई मानकीकृत योजनाओं से आई थीं। यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक डिब्बे का उपयोग अलग अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा सख्ती से विनियमित अवधि में क्रमिक रूप से किया जा सकता है, जिससे उपलब्ध समय का अनुकूलन हो सके और मुठभेड़ की अवधि पर सीधा नियंत्रण हो सके। स्थानिक नियोजन को शिविर के भीतर इसके स्थान पर भी विचार करना चाहिए। इसे नियंत्रित स्थानांतरण की सुविधा के लिए कार्य क्षेत्रों के करीब स्थित होना चाहिए, लेकिन आंतरिक घर्षण, दृश्य संपर्क या अनुशासनात्मक दिनचर्या में हस्तक्षेप से बचने के लिए आम आवासीय ब्लॉकों से पर्याप्त रूप से अलग होना चाहिए। इन स्थानों के लिए नियत महिला कर्मियों के चयन का काम रेवेंसब्रुक शिविर को सौंपा गया था, जो 1939 से ही महिलाओं के लिए एक विशेष एकाग्रता केंद्र के रूप में संचालित था। WVHA द्वारा जारी किए गए आदेशों में निर्दिष्ट किया गया था कि कैदियों को SS चिकित्सा कर्मियों द्वारा निर्धारित शारीरिक और स्वच्छता संबंधी शर्तों की एक श्रृंखला को पूरा करना चाहिए। आवश्यक प्रोफाइल में 20 से 35 वर्ष की आयु की महिलाएं शामिल थीं,
अधिमानतः जर्मन या पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रीयता, अच्छी प्रजनन स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति जो उन्हें बिना किसी चिकित्सा रुकावट के दैनिक मुठभेड़ों की उच्च संख्या को बनाए रखने की अनुमति देती थी। यौन रोग, दृश्यमान चोटों या शारीरिक कमजोरी के संकेतों का निदान करने वाली महिलाओं को अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा शासन की नस्लीय नीतियों के अनुसार यहूदी, रोमा या जैविक रूप से अवांछनीय मानी जाने वाली श्रेणियों से संबंधित सभी लोगों को मानदंड से बाहर रखा गया था। असाइनमेंट प्रक्रिया रिसीविंग कैंप कमांडर द्वारा WVHA को भेजे गए औपचारिक अनुरोध के साथ शुरू हुई, जिसने सेवा का उपयोग करने के लिए अधिकृत कैदियों की आबादी के आधार पर आवश्यक महिलाओं की संख्या को मान्य किया। एक बार अनुरोध स्वीकृत होने के बाद रेवेंसब्रुक ने चिकित्सा और प्रारंभिक चयन किया, जिसके बाद ट्रेन द्वारा स्थानांतरण की व्यवस्था की गई, सशस्त्र कर्मियों द्वारा सुरक्षा की गई, जिसमें प्रत्येक स्थानांतरण का विस्तृत रिकॉर्ड था। प्रत्येक महिला के दस्तावेज में फोटो, पहचान संख्या, हालिया चिकित्सा मूल्यांकन, अनुशासनात्मक इतिहास और मूल ब्लॉक शामिल थे। यह दस्तावेज रेवेंसब्रुक और रिसीविंग कैंप के चिकित्सा प्रशासन दोनों में संग्रहित किया गया था, जिससे असाइनमेंट अवधि के दौरान पूरी तरह से पता लगाया जा सके। वेश्यालय का उपयोग करने के लिए अधिकृत पुरुष कार्यात्मक कैदी, ब्लॉक नेता, कार्य पर्यवेक्षक या असाधारण प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत व्यक्ति थे। पहुंच उत्पादक और नस्लीय मानदंडों द्वारा सीमित थी। प्रत्येक शिविर में एक नियंत्रण प्रणाली थी, जो पंजीकृत कार्ड के माध्यम से प्रत्येक उपयोगकर्ता के प्राधिकरण को मान्य करती थी, जिसे पहले ब्लॉक प्रशासकों द्वारा मान्य किया जाता था और सोंडरबाउ प्रवेश द्वार पर हिरासत कर्मियों द्वारा समीक्षा की जाती थी। प्रत्येक मुठभेड़ के लिए अनुमत समय 15 मिनट था, बिना विस्तार या दैनिक पुनरावृत्ति की संभावना के। प्रत्येक प्रवेश और निकास को सटीक समय, कैदी की पहचान संख्या और निर्दिष्ट कैदी के नाम के साथ दर्ज किया गया था, जिससे शिविर के केंद्रीय प्रशासन और बाद में WVHA को भेजी जाने वाली दैनिक रिपोर्ट तैयार हुई। वेश्यालयों के भौतिक और स्वच्छता नियंत्रण के समानांतर उपाय के परिचालन प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से एक सांख्यिकीय अवलोकन प्रणाली स्थापित की गई थी। कमांडरों को सेवा तक नियमित पहुंच वाले कैदियों की श्रम उत्पादकता में पाए गए प्रभावों, महिलाओं में पाए गए यौन संचारित रोगों की आवृत्ति और वेश्यालय के संचालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ी अनुशासनात्मक घटनाओं पर मासिक रिपोर्ट देनी थी। प्रोटोकॉल को समायोजित करने और उनके विस्तार की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से सोंडरबाउ के साथ और बिना शिविरों के बीच प्रदर्शन में भिन्नता निर्धारित करने के लिए इन रिपोर्टों की तुलना WVHA के कार्यालय D द्वारा की गई थी। प्रशासनिक स्तर पर वेश्यालय प्रणाली को उसी तकनीकी संरचना के हिस्से के रूप में माना जाता था जो जबरन श्रम, दंड, भोजन और चिकित्सा प्रबंधन को नियंत्रित करती थी। इसके संचालन में कोई भी ऐसा घटक मौजूद नहीं था जो एकाग्रता तंत्र को नियंत्रित करने वाले नौकरशाही तर्क से अलग हो। मानव शरीर को एक खंडित उत्पादक इकाई के रूप में माना जाता था। इसकी श्रम शक्ति को मापा जाता था, इसकी प्रजनन क्षमता की निगरानी की जाती थी, इसके यौन व्यवहार को नियंत्रित किया जाता था और इसके भावनात्मक बंधनों को अलगाव, पृथक्करण और निगरानी के माध्यम से बाधित किया जाता था। वेश्यालय के लिए नियत स्थान बैरकों के समान सामग्रियों से बनाए गए थे। बिस्तर की चादरों को उपयोग कैलेंडर के अनुसार क्रमांकित और घुमाया गया था और फर्नीचर तेजी से यांत्रिक और दोहराव वाले उपयोग की अनुमति देने के लिए न्यूनतम अपरिहार्य था। कार्यक्रम की निगरानी इसके प्रत्येक चरण में विभिन्न SS विभागों द्वारा की गई। स्वास्थ्य कार्यालय ने संक्रमण का पता लगाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा के साथ निर्दिष्ट महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की। रेस एंड सेटलमेंट विभाग ने चयनित लोगों की नस्लीय और चिकित्सा प्रोफाइल की समीक्षा की और चल रही यूजेनिक नीतियों के साथ उनकी अनुकूलता की पुष्टि की। WVHA ने प्रत्येक स्थापना को सौंपे गए संसाधनों का समन्वय किया, मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट संसाधित की और असाइनमेंट और रोटेशन कोटा में समायोजन का प्रस्ताव दिया। इस ऊर्ध्वाधर संरचना ने गारंटी दी कि प्रत्येक सोंडरबाउ परिचालन सटीकता के साथ काम करता है, बिना किसी सुधार या स्थानीय स्वायत्तता के मार्जिन के। मौजूदा दस्तावेज दर्शाते हैं कि इस प्रणाली को अन्य केंद्रीय रीच संचालनों की तरह ही जांच के स्तर पर क्रियान्वित किया गया था। मुद्रित प्रपत्र, परिवहन सूचियां, चिकित्सा रिपोर्ट और उत्पादकता मूल्यांकन पत्रक शिविर कार्यालयों और WVHA के केंद्रीय अभिलेखागार में 2 प्रतियों में संग्रहित किए गए थे। इस परिचालन ट्रेसेबिलिटी ने शामिल कैदियों के संचलन, उपयोग और प्रदर्शन पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी।
साथ ही परियोजना के अनुशासनात्मक और आर्थिक प्रभाव को विस्तार से रिकॉर्ड किया। जांच दस्तावेजों में कोई संकेत नहीं है कि कार्यक्रम को सुधारा गया था या शिविरों में स्वायत्त निर्णयों का परिणाम था। सब कुछ इंगित करता है कि इसे शुरू से ही एकाग्रता प्रणाली के एक स्थिर घटक के रूप में खदानों, कार्यशालाओं या दंड ब्लॉकों के समान स्तर पर माना गया था। शिविरों में वेश्यालयों का निर्माण प्रशासनिक अपवाद का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, बल्कि उन सिद्धांतों का तर्कसंगत विस्तार था जो पूरे नाजी दमनकारी तंत्र को नियंत्रित करते थे। इसका कार्य संरचनात्मक था, आंतरिक तनाव को कम करना, दक्षता बढ़ाना, विचलन को दंडित करना और आज्ञाकारिता को पुरस्कृत करना। कामुकता को एक प्रबंधनीय चर में घटा दिया गया था, जो नियंत्रण और शोषण उद्देश्यों के साथ संरेखित था, जो सिस्टम की वास्तुकला को परिभाषित करता था। मास्टर एक्सपेरिमेंट माउथोनसन और सोंडरबाउ का जन्म 1942 के मिंडी मैन ऊपरी ऑस्ट्रिया में माउथहाउसन शिविर को नाजी एकाग्रता प्रणाली के वेश्याली को लागू करने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में नामित किया गया था। ईसिन यादृच्छिक नींदा और स्थानीय तात्कालिकता का परिणाम था, तक पर आधारित नहीं था। 1938 से प्रकाल में रहा माउथहाउसन, जो अतिकथोर परिस्थितियों की विशेषता रखता था, अपने अक्षमता, इसकी नियंत्रित आंतरिक स्नॉर्कना और लिंज से इसकी रसनिकता के कारण प्रशासनिक प्रयोग के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता था, जहां प्रमुख वह इकाइयां संचालित होती थीं। ग्रेनाइट खदानों में जबरन शर्म पर केंद्रित इसके शासन की तौरतानी से अत्यधिक शोषण की स्थितियों के ने अनुशासनात्मक उपायों के मूल्यांकन के लिए एक सिस्टम परिदृश्य बना दिया। सोंडरबाउ का निर्माण शिविर के तकनीकी विभाग द्वारा बर्लिन द्वारा भेजी गई मानकीकृत योजनाओं के अनुसार किया गया था। कैरिक्सेट्रॉन के बगल में स्थित एक बाग को आवास ब्लॉकों से अलग रखा गया था। इस प्रकार नियंत्रित फंक्स और कार्यात्मक अलगाव की आवश्यकताओं को पूरा किया गया। आंतरिक डिजाइन ने गुण दिक्सता के लिए डिजाइन की गई स्नॉर्कना को दर्शाया। न्यूनतम मंद प्रकाश, कृत्रिम वेंटिलेशन और बाहरी उद्घाटन तंत्र के साथ प्रवेश द्वार के अलग डिब्बी आंतरिक विभाजनों में भौतिक या ध्वनिक अलगाव की कमी थी, लेकिन आंशिक दर्शाई अलगाव की पेश की। केंद्रीय गलियारे के साथ बाहरी निगरानी के लिए उद्घाटन सक्षम, जिसे गार्ड उपयोग के समय को नियंत्रित कर सकते थे और किसी भी गैर अनुपालन का पता लगा सकते थे। प्रत्येक इकाई को पूर्व निर्धारित समय के साथ क्रमादेशित रोटेशन के लिए तैयार किया गया था। प्रकालन मांग ने प्रति मतभेद 15 मिनट की अवधि स्थापित की, जिसे प्रति कैदी औसतन 30 से 40 दैनिक उपयोगकर्ता हो सकते थे। इस तंत्र ने औद्योगिक कार्यालयों पर लागू समान दक्षता सिद्धांतों का पालन किया। प्रिवेक्सन पुरुष शिवकर्मियों के हाथों में था, जिन्हें लिखित रिकॉर्ड बनाए रखना, संभावित विकलनों का निरीक्षण करने और शिफ्टों के साथ अनुपालन की गारंटी देने का निर्देश दिया गया था। प्रवेश केवल औपचारिक प्राधिकरण वाले कैदियों तक ही सीमित था। प्रत्येक कैदी को ब्लॉक लीडर द्वारा मान्य और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक अनुरोध प्रस्तुत करना था। प्राधिकरण पंजीकृत और संग्रहीत किया गया था। मुलाकात के कार्यक्रम कार्यात्मक ब्लॉकों में व्यवस्थित किए गए थे। सुबह, शाम और रात के सत्र, बीच के समय सफाई, कीटाणुशोधन और कर्मियों के रोटेशन के लिए निर्धारित थे। इस रसद योजना का उद्देश्य शिविर के सामान्य कार्य कैलेंडर में हस्तक्षेप किए बिना सेवा उपलब्धता को अधिकतम करना था। माउथहाउसेन में सेवा प्रदान करने के लिए चुनी गई महिलाओं को मुख्य रूप से रेवेंसब्रुक शिविर से निकाला गया था। उनके चयन में रेस एंड सेटलमेंट ऑफिस द्वारा स्थापित मानदंडों का पालन किया गया और एसएस मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा मान्य किया गया। कैदियों को नैदानिक परीक्षणों, स्त्री रोग संबंधी समीक्षाओं और शारीरिक प्रतिरोध परीक्षणों के अधीन किया गया था। प्राथमिकता वाले प्रोफाइल में 20 से 35 वर्ष की आयु की महिलाएं थीं, जिनकी अनुशासनात्मक पृष्ठभूमि कम थी, जातीय मूल को स्वीकार किया गया था और गहन रोटेशन को झेलने के लिए पर्याप्त शारीरिक क्षमता थी। यहूदी, रोमा महिलाओं या नस्लीय रूप से अपर्याप्त माने जाने वाले लोगों को व्यवस्थित रूप से बहिष्कृत किया गया था। एक बार स्वीकृत होने के बाद चयनित लोगों को एक प्रारंभिक प्रक्रिया के अधीन किया गया, जिसमें रासायनिक घोल से स्नान, कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में आना, प्रबलित कैलोरी खिलाना और मानक कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग शामिल था। इस सभी उपचार को निवारक स्वच्छ प्रोटोकॉल के रूप में दर्ज और उचित ठहराया गया था।
माउथुसेन में पहुंचने के बाद महिलाओं को अंतिम चिकित्सा निरीक्षण से गुजरना पड़ा और उनकी संचालन क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया गया। जो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाईं, उन्हें रेवेंसब्रुक वापस भेज दिया गया या जबरन श्रम अनुभागों में भेज दिया गया। सोंडरबाउ को सौंपे गए लोगों को आंतरिक कोड के साथ पंजीकृत किया गया और सैनिटरी कर्मियों द्वारा साप्ताहिक निगरानी की गई। परिचालन भार की गणना शिविर के घनत्व और अनुमानित मांग के आधार पर की गई थी। प्रति महिला 6 से 10 दैनिक उपयोगकर्ता दिनों में समय स्लॉट में विभाजित, पर्यवेक्षण में सेवा समय, कर्मियों के रोटेशन और बुनियादी चिकित्सा निगरानी का नियंत्रण भी शामिल था। उपयोग प्राधिकरण साप्ताहिक रूप से 300 से 500 कैदियों के समूह तक सीमित था, जिनके चयन की समीक्षा ब्लॉक नेताओं द्वारा समय समय पर की जाती थी। सेवा को औपचारिक रूप से कार्ड और आंतरिक दस्तावेजों की एक प्रणाली द्वारा विनियमित किया गया था और निश्चित नियंत्रण बिंदुओं पर पहुंच की निगरानी की गई थी। निगरानी का प्रभार उस कार्य के लिए विशेष रूप से नामित एक एसएस इकाई के पास था, जिसमें अधिकारी, सफाई कर्मी और प्रशासनिक सहायक शामिल थे। प्रवेश और निकास के सटीक समय, उपयोगकर्ता की पहचान और अनुशासनात्मक टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ रिकॉर्ड शीट बनाए रखी गई थी। कैदियों को यौन संक्रमण का पता लगाने पर जोर देते हुए साप्ताहिक चिकित्सा समीक्षा के अधीन किया गया। जिन लोगों में लक्षण दिखाई दिए, उन्हें सेवा से अलग कर दिया गया, बुनियादी उपचार किया गया और बाद में मूल शिविर में वापस भेज दिया गया या उपलब्धता के अनुसार फिर से नियुक्त किया गया। हर 4 से 6 सप्ताह में कर्मियों का रोटेशन किया जाता था। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन प्रदर्शन को बनाए रखना, अपरिवर्तनीय शारीरिक गिरावट से बचना और तुलनात्मक मूल्यांकन के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना था। माउथुसेन के प्रशासन द्वारा तैयार की गई और WVHA को भेजी गई पहली रिपोर्ट ने लगातार सोंडरबाउ उपयोगकर्ताओं के श्रम प्रदर्शन में सुधार का संकेत दिया। सांख्यिकी ने आंतरिक संघर्षों में कमी, आक्रामकता की कम रिपोर्ट और समलैंगिक संबंधों में एक प्रलेखित कमी दिखाई, जिसे शिविर अधिकारियों द्वारा कार्यात्मक विचलन के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस डेटा की व्याख्या VVHA द्वारा पायलट कार्यक्रम की प्रारंभिक सफलता के रूप में की गई, जिसके कारण अन्य शिविरों में तत्काल दोहराने के लिए अनुरोध किए गए। प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा माउथुसेन मामले को निर्णायक परिचालन प्रमाण के रूप में माना गया। संचालन के पहले 3 महीनों के दौरान तैयार किए गए दस्तावेजों का उपयोग बुचेनवाल्ड, फ्लोसेनबर्ग और सैक्सनहॉसन में सोंडरबाउटन की स्थापना की योजना बनाने के लिए आंतरिक परिपत्रों में संदर्भ के रूप में किया गया था। योजनाओं, सामग्री सूचियों, पंजीकरण प्रारूपों और चिकित्सा प्रोटोकॉल को दोहराया गया। प्रारंभिक अनुभव ने प्रत्येक महिला के लिए शिफ्ट अवधि, रोटेशन आवृत्ति और लॉर्ड सीमा को समायोजित करने में भी मदद की। परिणाम स्वरूप माउथुसेन एक व्यवस्थित नीति का प्रारंभिक बिंदु था। यह न तो एक परिचालन अपवाद था और न ही एक स्थानीय उपाय, बल्कि एक अनुकरणीय संस्थागत मॉडल का परीक्षण था। अपनी सुविधाओं में स्थापित सोंडरबाउ ने एक कार्यात्मक प्रयोगशाला के रूप में कार्य किया, जिसके चरों का विश्लेषण, दस्तावेजीकरण और एसएस प्रशासनिक केंद्र से परिभाषित उद्देश्यों के साथ तुलना की गई। कामुकता एक अनुशासनात्मक चर के रूप में प्रबंधित काम, दंड और खिलाने के समान दक्षता तर्क के साथ व्यवहार किया गया था। माउथुसेन अनुभव ने न केवल मॉडल को मान्य किया, बल्कि इसे नाजी एकाग्रता तंत्र के एक स्थिर हिस्से के रूप में वैध बनाया। शिविर माउथुसेन में प्राप्त परिणामों के अनुकूल मूल्यांकन के बाद WVHA नेतृत्व ने वेश्यालय मॉडल की संस्थागत प्रतिकृति का एक चरण शुरू किया, इस बार एक अंतरक्षेत्रीय पैमाने पर। 1943 में शुरू करते हुए हिमलर की स्पष्ट स्वीकृति के साथ और ऑसवाल्ड पोहल की प्रत्यक्ष देखरेख में रीच के मुख्य एकाग्रता शिविरों में सोंडरबाउटन की व्यवस्थित स्थापना का आदेश दिया गया था। निर्देश संरचनात्मक एकरूपता, परिचालन मानकीकरण और रसद व्यवहार्यता के मानदंडों पर आधारित था, जिसमें जनसंख्या घनत्व, उत्पादक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक प्रोफाइल और औद्योगिक नोड्स से निकटता जैसे चर पर विचार किया गया था। तैनाती की शुरुआत बुचेनवाल्ड से हुई, जिसने जून 1943 में अपनी स्थापना का उद्घाटन किया। इकाइयों को पहले से मौजूद इमारत संरचना के अनुकूल बनाया गया था, जिसमें असेंबली कार्यशालाओं और निगरानी वाले पहुंच मार्गों के करीब स्थान था। सैक्सनहॉसेन में सोंडरबाउ को एसएस स्टैब बिल्डिंग के बगल में स्थापित किया गया था, जिससे शिविर के प्रशासनिक केंद्र से सीधे पर्यवेक्षण की अनुमति मिलती थी।
फ्लोसेनबर्ग में इसे ग्रेनाइट खदान के सीमावर्ती क्षेत्रों में एकीकृत किया गया था, जिससे उच्च शारीरिक थकावट वाले कार्यों को सौंपे गए श्रमिकों पर अधिकतम नियंत्रण प्राप्त हुआ। मई 1944 में डचाउ ने पहले से मौजूद ब्लॉक के रीमॉडलिंग के माध्यम से मॉडल को शामिल किया, जबकि ऑशविट्ज में 2 इंस्टॉलेशन स्थापित किए गए। एक ऑशविट्ज 1 के ब्लॉक 24A में और दूसरा मोनोविट्ज में IG फार्बेन के औद्योगिक संयंत्रों के बगल में। गुसेन, न्यूएनगामे, नात्सविलर, स्ट्रुथोफ, मित्तेल-बाउडोरा और माजदानेक में सोंडरबाउटन के सक्रियण के साथ विस्तार पूरा हुआ। इनमें से प्रत्येक कार्यान्वयन ने स्थानीय कमांडरों द्वारा WVHA को दिए गए अनुरोधों का जवाब दिया, जो आंतरिक नियंत्रण आवश्यकताओं, अनुशासनहीनता की समस्याओं या उत्पादक स्थिरीकरण आवश्यकताओं द्वारा उचित थे। बर्लिन से जारी निर्देशों में निर्माण सामग्री, वेंटिलेशन सिस्टम, प्रतिडिब्बे के आयाम और अलगाव और पर्यवेक्षण मापदंडों पर विनिर्देश शामिल थे। संचालन मैनुअल वितरित किए गए, जिसमें प्रति घंटे रोटेशन, सैनिटरी पर्यवेक्षण, SS कर्मियों के असाइनमेंट और मासिक रिपोर्ट प्रारूप का विस्तृत विवरण था। इन मैनुअल में संरचनात्मक विफलताओं के लिए प्रक्रियाओं, सैनिटरी प्रकोपों के मामले में अस्थायी बंद प्रोटोकॉल और अनुशासनात्मक घटनाओं के लिए घटना रिपोर्ट मॉडल पर निर्देश भी शामिल थे। सभी मामलों में पहुंच विशिष्ट पदानुक्रमित उपसमूहों तक सीमित थी। कापोस, ब्लॉक नेता, असाधारण प्रदर्शन वाले कार्यकर्ता और कुछ आंतरिक प्रशासनिक सहयोगी। इस विशिष्टता ने अप्रत्यक्ष अनुशासन और अंतरशिविर पदानुक्रम की पुनः पुष्टि के कार्यों को पूरा किया। उपयोगकर्ता चयन की साप्ताहिक समीक्षा की गई और परमिट को निश्चित बिंदुओं पर क्रमांकित, सीलबंद और नियंत्रित कार्ड के माध्यम से प्रबंधित किया गया। प्रशासनिक अभिलेखों में प्रत्येक प्रविष्टि, सटीक समय, उपयोगकर्ता कोड और टिप्पणियों का विवरण होता है, जिन्हें आंतरिक मूल्यांकन के लिए 6 महीने के लिए संग्रहीत किया जाता है। असामान्य पैटर्न या विचलन का पता लगाने के लिए इन अभिलेखों की तुलना शिविर के चिकित्सा विभाग की रिपोर्टों से तिमाही आधार पर की जाती थी। दिन 3 समय स्लॉट में आयोजित किए गए थे, सुबह, शाम और रात, सफाई और निरीक्षण के लिए मध्यवर्ती स्लॉट के साथ। प्रत्येक मुठभेड़ 15 मिनट तक सीमित थी और कोई भी कैदी प्रतिदिन 1 से अधिक बार प्रवेश नहीं कर सकता था। नियुक्त कैदियों को शारीरिक स्थिति के आधार पर हर 4 से 6 सप्ताह में प्रोग्राम किए गए रोटेशन के साथ 8 से 10 दैनिक सेवाएं पूरी करनी थीं। जिम्मेदार SS कर्मियों ने समय की पाबंदी, परमिट प्रामाणिकता और रोटेशन अनुपालन को सत्यापित किया। दैनिक रिपोर्ट तैयार की, जो कमांडर के सहायक और शिविर के मुख्य चिकित्सक को भेजी गई थी। कुछ शिविरों में सिस्टम ट्रेसेबिलिटी को सुदृढ़ करने के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित समानांतर नियंत्रण पत्रक लागू किए गए थे। स्वच्छता घटक की देखरेख SS स्वास्थ्य कार्यालय के अधीनस्थ चिकित्सा कर्मियों द्वारा की जाती थी। अनिवार्य साप्ताहिक समीक्षा, बुनियादी नैदानिक परीक्षण और यौन संक्रमण रिकॉर्ड किए गए। बीमार कैदियों को अलग किया गया और सीमित संसाधनों के साथ उनका इलाज किया गया। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर उनमें कोई सुधार नहीं दिखा, तो उन्हें मूल शिविर में वापस भेज दिया गया या फिर से नियुक्त कर दिया गया। स्वच्छता क्षेत्रों का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाता था और महिला उपयोगकर्ताओं या पुरुष उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी भी उल्लंघन को अनुशासनात्मक दोष के रूप में रिपोर्ट किया जाता था। कुछ प्रतिष्ठानों में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन और अलगाव की सुविधा के लिए सोंडरबाउ से जुड़ी सहायक स्वच्छता इकाइयां स्थापित की गईं। इन शिविरों द्वारा उत्पन्न परिचालन डेटा के विश्लेषण से दोहराए जाने योग्य रुझान सामने आए। सोंडरबाउ तक अधिक पहुंच वाले क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर में औसतन 5 से 8% की वृद्धि देखी गई और अनुशासनहीनता, आक्रामकता या कमांड की श्रृंखला के प्रति अनादर की रिपोर्ट में 10 से 15% की कमी देखी गई। ये परिणाम WPHA के सांख्यिकी विभाग द्वारा मासिक रूप से दर्ज किए गए, जिसने आंतरिक प्रबंधन के एक प्रभावी साधन के रूप में सोंडरबाउ की धारणा को मजबूत किया। कुछ मामलों में शिविर कमांडरों ने क्षमता वृद्धि या समय स्लॉट के विस्तार का अनुरोध किया। याचिकाओं का मूल्यांकन तिमाही रिपोर्टों में शामिल आंकड़ों के आधार पर किया गया। हालांकि रिपोर्ट में तकनीकी विफलताओं का भी संकेत दिया गया। कई शिविरों में महिलाओं में समय से पहले थकावट, बार-बार संक्रमण, उपयोगकर्ताओं द्वारा निष्क्रिय अस्वीकृति या बैरकों की संरचनात्मक गिरावट के मामले दर्ज किए गए। जवाब में BVHA ने प्रति कैदी भार कम करने, चिकित्सा नियंत्रण को तेज करने, यूनिट वेंटिलेशन में सुधार करने और निगरानी के प्रभारी SS कर्मियों के अनुशासन को मजबूत करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए।
कुछ मामलों में संचालन के घंटों में कटौती की गई या समायोजन करने के लिए प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। संरचनात्मक स्थायित्व रिकॉर्ड भी पेश किए गए। साथ ही बुनियादी ढांचे की विफलताओं को रोकने के लिए द्विमासिक बैरकों का निरीक्षण किया गया, जो संचालन को बाधित करेगा। अपने अनुशासनात्मक कार्य के अलावा सोंडरबाउ को अप्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए एक स्थान के रूप में भी माना जाने लगा। जिम्मेदार अधिकारी असामान्य व्यवहार, कैदियों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं या गैर नियामक याचिकाओं के बारे में जानकारी एकत्र करते थे। इन अवलोकनों को विशेष रिपोर्टों में शामिल किया गया और शिविर के सुरक्षा अधिकारी को भेजा गया, जिसका उद्देश्य आंदोलन, अनुचित गठबंधन या अव्यक्त असंतोष के संभावित स्रोतों की पहचान करना था। इस प्रकार सोंडरबाउ मनोवैज्ञानिक निगरानी और एकाग्रता प्रणाली के भीतर जोखिम व्यवहार की निगरानी में एक पूरक भूमिका निभाने लगा। सोंडरबाउटन का 10 शिविरों तक विस्तार इस बात की पुष्टि करता है कि यह कार्यक्रम एक जानबूझकर संस्थागत नीति थी और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति सहज प्रतिक्रिया नहीं थी। स्थानीय कमांडेंट और केंद्रीय कार्यालयों के बीच मैनुअल, लिस्टिंग, सांख्यिकीय रिपोर्ट, चिकित्सा रिपोर्ट और संचार एक सामान्यकृत उपकरण के अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें परिभाषित उद्देश्य, प्रदर्शन संकेतक और हस्तक्षेप प्रोटोकॉल हैं। वेश्यालय एकाग्रता तंत्र में एकीकृत दास श्रम, चिकित्सा चयन या दंड प्रबंधन के समान प्रशासनिक तर्क संगतता के साथ शोषण किया गया था। इसका क्रमिक विकास प्रणाली के संरचनात्मक सिद्धांतों का एक नियोजित विस्तार था, जो स्थायी निगरानी के तहत व्यवहार, शरीर और उत्पादकता के कुल प्रभुत्व की ओर उन्मुख था। चिन्हित हिलायन रेवेंसब्रुक शोषण की रस्ट 1939 में महिलाओं के लिए एक विशेष परिसर के रूप में उद्घाटन किया गया रेवेंसब्रुक शिविर एकाग्रता शिविरों में वेश्यालयों के लिए नियत कैदियों के चयन, तैयारी और वितरण के लिए एक रसद केंद्र के रूप में संचालित होता था। यह कार्य आधिकारिक तौर पर वीवीएचआई द्वारा सौंपा गया था और आंतरिक निर्देशों के माध्यम से विनियमित किया गया था, जो मानकीकृत चिकित्सा, प्रशासनिक और परिचालन मापदंडों की स्थापना करते थे। इस प्रक्रिया ने स्थानीय पहलों या संदर्भगत परिवर्तनशीलता के लिए कोई मार्जिन नहीं छोड़ा। यह बर्लिन से योजनाबद्ध एक संरचना थी, जिसे श्रृंखला में निष्पादित किया गया था और क्रॉस रेफरेंस किए गए रिकॉर्ड के माध्यम से मूल्यांकन किया गया था। इस ऑपरेशन का केंद्रीय घटक कार्यात्मक उपयोग तर्क के तहत महिला शरीर का यंत्रीकरण था, विशेष रूप से उत्पादक मानदंडों के साथ। चयन की शुरुआत रिसीविंग कैंप से औपचारिक अनुरोध के माध्यम से की गई थी, जिसे महिलाओं की संख्या, गंतव्य शिविर और अधिकृत उपयोगकर्ताओं की मात्रा के आधार पर औचित्य के साथ वीवीएचए को भेजा गया था। अनुरोध स्वीकृत होने के बाद रेवेंसब्रुक ने स्क्रीनिंग प्रक्रिया को सक्रिय कर दिया। इसमें सामान्य शारीरिक स्थिति, वजन नियंत्रण, स्त्री रोग संबंधी निरीक्षण, संक्रामक रोगों के लिए परीक्षण और कार्यात्मक गतिशीलता जांच की समीक्षा के साथ एक पूर्ण चिकित्सा मूल्यांकन शामिल था। सब कुछ एसएएस मेडिकल कर्मियों की देखरेख में किया गया था, जिसके परिणाम संग्रहीत और हस्ताक्षर द्वारा मान्य किए गए थे। तपेदिक, संक्रमित घावों, स्पष्ट मांसपेशियों की कमजोरी या तीव्र कुपोषण के लक्षण वाले कैदियों को स्वचालित रूप से त्याग दिया गया। दृष्टिकोण चिकित्सीय नहीं था, बल्कि परिचालनात्मक था। बिना किसी रुकावट के घूर्णी बदलावों को झेलने में सक्षम शरीर की तलाश की गई थी। त्यागे गए कैदियों को ठीक करने के लिए कोई सुधार उपचार लागू नहीं किया गया था। जो लोग आवश्यकताओं को पूरा करते थे, वे व्यवहार संबंधी पहलुओं के आधार पर दूसरे चयन चरण में चले गए। आंतरिक अनुशासनात्मक इतिहास, सौंपे गए कार्यों में आज्ञाकारिता रिकॉर्ड और कर्मियों द्वारा देखे गए व्यक्तिपरक स्वभाव। हालांकि कोई औपचारिक मनोवैज्ञानिक प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, रिपोर्ट में कथित विनम्रता, सहयोग के स्तर, अन्य कैदियों के साथ संघर्ष की अनुपस्थिति और अनुकूलनशीलता की डिग्री के बारे में एनोटेशन शामिल थे। अनुशासनहीनता, प्रतिरोध, विद्रोही भाषा, भागने के प्रयास या आंतरिक विरोध में हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को बाहर रखा गया। चयन का उद्देश्य एक कार्यात्मक, पूर्वानुमानित और गतिशील दल की गारंटी देना था। अंत में स्वीकृत कैदियों को सोंडरवेरवेंडुंग विशेष उपयोग के रूप में पंजीकृत किया गया और उन्हें तकनीकी शीट, सामने की तस्वीर, मूल ब्लॉक, चयन तिथि और निर्दिष्ट गंतव्य के साथ एक नई फाइल सौंपी गई। इस फाइल की प्रतिलिपि बनाई गई। एक प्रति रेवेंसब्रुक में रही, दूसरी को रिसीविंग कैंप के प्रशासनिक विभाग को भेज दिया गया। स्थानांतरण से पहले चुने गए लोगों ने 7 से 14 दिनों के बीच कंडीशनिंग प्रोटोकॉल में प्रवेश किया।
उस अवधि के दौरान उन्हें कैलोरी से भरपूर आहार दिया गया, जिसमें सफेद ब्रेड, गाढ़ा सूप, दलिया और पशु वसा के नियंत्रित हिस्से शामिल थे। इसका उद्देश्य उनके सामान्य स्वास्थ्य में सुधार करना नहीं था, बल्कि उनके बाहरी स्वरूप को संशोधित करना था। एंटीपैरासिटिक घोल के साथ रासायनिक स्नान, सैनिटरी हेयर कट और बुनियादी मलहम के साथ त्वचा उपचार भी लागू किए गए थे। कुछ कैदियों को एपिडर्मल रंग बदलने के लिए कृत्रिम प्रकाश या कम तीव्रता वाले पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में लाया गया था। आंतरिक मैनुअल में प्रलेखित इन प्रथाओं को स्वच्छ कार्यात्मक तैयारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। परिवहन को कम समूहों में किया गया, आमतौर पर 8 से 15 महिलाओं के बीच, जिन्हें अनुकूलित वैगनों में रेल द्वारा स्थानांतरित किया गया। गंतव्य के अनुसार मार्ग अलग अलग था, लेकिन सभी मामलों में इसे सशस्त्र कर्मियों द्वारा अनुरक्षित किया गया था और पारगमन दस्तावेजों में पंजीकृत किया गया था। स्थितियां गंभीर थीं, लेकिन सामूहिक निर्वासित परिवहन से अलग थीं। मानवीय क्षीणता के कारण नहीं, बल्कि रसद संबंधी आवश्यकता के कारण यह प्रयास किया गया कि महिलाएं बिना किसी देरी के अपनी सेवा शुरू करने के लिए उपयुक्त शारीरिक स्थिति में पहुंचें। रिसीविंग कैंप में पहुंचने पर महिलाओं को सैनिटरी और प्रशासनिक कर्मियों द्वारा प्राप्त किया गया, जिन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन किया और प्रवेश चिकित्सा निरीक्षण किया। यदि किसी कैदी में संक्रमण, गंभीर शारीरिक गिरावट या आंतरिक घावों के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसे तुरंत रेवेंसब्रुक वापस भेज दिया जाता है या वैकल्पिक जबरन कार्य करने के लिए नियत किया जाता है। स्वीकार किए गए लोगों को विशेष बैरकों या अस्थायी अलगाव क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जब तक कि उन्हें सोंडरबाउ में औपचारिक रूप से शामिल नहीं किया गया। प्रत्येक को एक आंतरिक कोड, मानक वर्दी और एक मेडिकल कार्ड दिया गया था, जिसे स्थानीय सैनिटरी टीम द्वारा साप्ताहिक रूप से अपडेट किया जाता था। सेवा अवधि सीमित थी। औसतन सोंडरबाउ को सौंपे गए कैदियों ने शारीरिक स्थिति, कार्यभार और स्वच्छता मूल्यांकन के आधार पर 4 से 8 सप्ताह के बीच के चक्र पूरे किए। जिन महिलाओं में यौन संक्रमण, अत्यधिक थकावट या अपर्याप्त व्यवहार संबंधी अभिव्यक्तियां विकसित हुईं, उन्हें चक्र के अंत से पहले ही छुट्टी दे दी गई और उनकी जगह नई चुनी गई महिलाओं को रखा गया। WVHA और रेवेंसब्रुक को प्राप्त करने वाले शिविरों से भेजी गई रिपोर्टों के समर्थन के साथ मासिक रूप से रोटेशन की योजना बनाई गई थी। पुनर्मूल्यांकन तंत्र भी मौजूद थे। कुछ महिलाओं को थोड़े समय के आराम या उपचार के बाद सेवा में फिर से शामिल किया गया, बशर्ते कि वे फिर से स्थापित मानदंडों को पूरा करें। निश्चित बहिष्कार के उद्देश्यों में असाध्य यौन रोगों का निदान, कार्यात्मक सीमा से नीचे शरीर के द्रव्यमान का नुकसान, मानसिक पतन के प्रकरण या कर्मियों के प्रति विद्रोही दृष्टिकोण का विकास शामिल था। इन स्थितियों को प्राप्त करने वाले शिविर के स्वच्छता विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया गया और तकनीकी रिपोर्टों के माध्यम से रेवेंसब्रुक को सूचित किया गया, जिन्हें भविष्य के आंतरिक ऑडिट के लिए संग्रहित किया गया था। पूरी प्रक्रिया का कड़ाई से दस्तावेजीकरण किया गया। निकास सूचियां, स्थानांतरण रिकॉर्ड, रिसेप्शन फॉर्म, सैनिटरी शीट, परिचालन उपयोग रिकॉर्ड और मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट बनाए रखी गईं। शिविरों के बीच डेटा को क्रॉस रेफरेंस करने, कार्यक्रम की दक्षता को सत्यापित करने और चयन मानदंड या लॉर्ड मापदंडों को समायोजित करने के लिए VVHA द्वारा इस जानकारी को तिमाही आधार पर समेकित किया गया था। प्रत्येक कैदी के शरीर की पूरी तरह से पहचान एक कार्यात्मक आवश्यकता थी, औपचारिकता नहीं। इसे पारगमन में एक भौतिक संसाधन के रूप में प्रबंधित किया गया, प्रदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन, दोहन और प्रतिस्थापित किया गया। चयन, हस्तांतरण, उपयोग, मूल्यांकन और वापसी की इस प्रणाली में व्यक्तिगत पहल या व्यक्तिपरक संशोधन के लिए कोई स्थान नहीं था। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र द्वारा परिभाषित किया गया था, जिसमें स्थानीय शिविर निष्पादन इकाइयों के रूप में कार्य करते थे। महिलाओं के पास मना करने, हस्तक्षेप करने या अपवादों का अनुरोध करने की कोई संभावना नहीं थी। उनका कार्य विशेष रूप से एकाग्रता प्रणाली के शिखर से लगाए गए परिचालन मानदंडों द्वारा निर्धारित किया गया था। सोंडरबाउ को असाइनमेंट को सुधार या सजा के रूप में नहीं माना जाता था, बल्कि कुल जैविक शोषण तर्क के तहत कार्यात्मक पदनाम के रूप में माना जाता था। रेवेंसब्रुक और रिसीविंग कैंपों के बीच महिलाओं के नियमित प्रवाह का अस्तित्व अनुरोधों, निरीक्षणों, डुप्लीकेट फाइलों और तुलनात्मक मूल्यांकन तंत्रों के माध्यम से समन्वित यह दर्शाता है कि शिविर वेश्यालयों में महिलाओं का उपयोग न तो सीमांत था और न ही विवेकाधीन।
यह एक केंद्रीकृत संचालन था जिसका दस्तावेजीकरण किया गया था। कम से कम 2 लगातार वर्षों तक जारी रहा और नाजी व्यवस्था में शरीर प्रशासन के सामान्य तर्क से जुड़ा हुआ था। प्रत्येक स्थानांतरण, प्रत्येक चक्र, प्रत्येक निर्वहन और प्रत्येक पुनर्संयोजन मशीनरी के टुकड़े थे जो महिला शरीर को एकाग्रता तंत्र के भीतर नियंत्रण, निगरानी और अनुशासन के एक और उपकरण में बदलने के लिए डिजाइन किए गए थे। रेक मैट्रिक्स 9th प्रिंट शासन द्वारा महिला शरीर पर नियंत्रण के सामान्य ढांचे के अंतर्गत आर्यन मानी जाने वाली महिलाएं जो सैनिकों या एसएस सदस्यों के साथ संबंध बनाए रखती थीं, चाहे शिविरों के अंदर या बाहर, उन्हें लेबेंसबॉर्न परियोजना के लिए भेजा जा सकता था यदि वे आवश्यक नस्लीय मानदंडों को पूरा करती थीं। इन विवाहों से पैदा हुए बच्चों का मूल्यांकन किया गया और आवश्यक फेनोटाइपिक शर्तों को पूरा करने की स्थिति में रीच की जैविक संपत्ति के रूप में प्रणाली में शामिल किया गया। हिमलर के प्रत्यक्ष संरक्षण में 12 दिसंबर 1935 को आधिकारिक रूप से स्थापित लेबेंसबॉर्न ने राष्ट्रीय समाजवादी जैविक मानदंडों के अनुसार नस्लीय रूप से मूल्यवान मानी जाने वाली महिलाओं के बीच जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्थित नीति बनाई। लेबेंसबॉर्न जीवन का स्रोत नाम ने इसके केंद्रीय उद्देश्य को दर्शाया। नस्लीय आदर्श के विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तियों के नियोजित प्रजनन के माध्यम से शुद्ध आर्यन आबादी को बढ़ाना, गोरी त्वचा, गोरी आंखें, सत्यापन योग्य जर्मनिक वंश और इष्टतम शारीरिक स्वास्थ्य। कार्यक्रम ने आनुवंशिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाने वाली आबादी के बीच जन्म दर में गिरावट के बारे में चिंता का जवाब दिया। यह परियोजना 2 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित थी। पारंपरिक विवाह के बाहर भी नस्लीय रूप से शुद्ध जन्मों को बढ़ावा देना, माता को आर्यन के रूप में वर्गीकृत किए जाने और पिता के एसएस या नस्लीय रूप से स्वीकृत जीव से संबंधित होने पर नाजायजता के कलंक को समाप्त करना और पर्यवेक्षित पालन पोषण के साथ राज्य संरक्षण, राष्ट्रीय समाजवादी मूल्यों के अनुसार शिक्षा सुनिश्चित करना और रीच की नस्लीय परियोजना में एकीकरण। इसके मुख्य घटकों में से एक विवाहितर जन्म लेने वाले बच्चों पर राज्य संरक्षण का संस्थागतकरण था। इस प्रणाली ने विशुद्ध रूप से नस्लीय तर्क के तहत सामाजिक कलंक को समाप्त कर दिया। यदि दोनों पूर्वज स्थापित जैविक मानदंडों को पूरा करते हैं तो राज्य ने जन्म, चिकित्सा देखभाल और बच्चे के नस्लीय संपत्ति के रूप में आधिकारिक पंजीकरण की गारंटी देने के लिए हस्तक्षेप किया। गर्भवती महिलाओं को लेबेंसबॉर्न घरों में प्रसव और प्रसवोत्तर के लिए भौतिक सहायता मिलती थी, जिसमें रहने की व्यवस्था, बेहतर भोजन और विशेष चिकित्सा देखभाल शामिल थी। कई मामलों में जैविक पिता की औपचारिक रूप से पहचान नहीं की गई थी, लेकिन अगर मां नस्लीय मानदंडों को पूरा करती है तो बच्चे को समान रूप से मूल्यवान के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और शासन ने कानूनी हिरासत की विभिन्न डिग्री मान ली है। इस नीति के व्यावहारिक उद्देश्य थे एसएस या वेहरमाcht सदस्यों से गर्भधारण करने वाली एकल जर्मन महिलाओं में गर्भपात से बचना, विवाह से बाहर गर्भधारण की सामाजिक शर्म को समाप्त करना तथा प्रजनन को पारंपरिक नैतिकता से अलग एक राजकीय कार्य के रूप में पुनर्संयोजित करना। लेबेंसबॉर्न हाउस जर्मन क्षेत्र में और बाद में कब्जे वाले देशों में स्थापित चिकित्सा आवासीय प्रतिष्ठान थे। यह अनुमान लगाया गया है कि जर्मनी में कम से कम 10 घर संचालित थे और ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस जैसे क्षेत्रों में कई और घर थे जो परिभाषित चिकित्सा, प्रशासनिक और प्रजनन कार्यों के साथ एक समान संस्थागत मॉडल का पालन करते थे। इन कार्मिकों में डॉक्टर और स्त्री रोग विशेषज्ञ शामिल थे जो नवजात शिशुओं के जन्म पूर्व नियंत्रण, प्रसव और आनुवंशिक मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार थे। बुनियादी देखभाल और शारीरिक स्थिति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय समाजवादी विचारधारा में प्रशिक्षित नर्सें और एसएस प्रशासक जो रिकॉर्ड का प्रबंधन करते थे, जन्मों को अधिकृत करते थे, गोद लेने का आयोजन करते थे और केंद्रीय प्रबंधन को आंकड़े रिपोर्ट करते थे। इन प्रतिष्ठानों में अलग अलग लेकिन निरंतर निगरानी रखी जाती थी। अपने सख्त प्रजनन और जनसांख्यिकीय उद्देश्य को देखते हुए वे एकाग्रता शिविरों की तरह खुले तौर पर दमनकारी चरित्र प्रस्तुत नहीं करते थे। हालांकि महिलाओं को अपनी गर्भावस्था या अपने बच्चों के बाद के भाग्य से संबंधित मौलिक निर्णयों पर वास्तविक स्वायत्तता का अभाव था। जन्म के बाद संस्थागत मूल्यांकन और अक्सर अलगाव की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे स्वैच्छिक के रूप में परिभाषित किया गया था, लेकिन व्यवहार में यह प्रशासनिक दबाव, वैचारिक कंडीशनिंग और आर्थिक निर्भरता के संयोजन के माध्यम से संचालित होता था।
माताओं को एक सुरक्षित और नस्लीय रूप से इष्टतम भविष्य की गारंटी के तर्क के तहत अपने बच्चों को राज्य के पालन पोषण के लिए व्यवस्थित रूप से प्रेरित किया गया था। प्रत्येक नवजात शिशु की जांच फेनोटाइपिक और चिकित्सीय मूल्यांकन के मानकीकृत प्रोटोकॉल के अनुसार की गई, जिसमें त्वचा, आंख और बालों के रंग, कपाल और चेहरे के अनुपात, मोटर प्रतिक्रियाओं और जीवन शक्ति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया तथा जन्मजात बीमारियों या नस्लीय पतन के लक्षणों की अनुपस्थिति का भी आकलन किया गया। इन मानदंडों को पूरा करने वाले बच्चों को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किया जाता था और वे 2 तरीकों का पालन कर सकते थे: संस्थान में ही विशेषज्ञ कर्मियों की देखरेख में पाला जाना या प्रमाणित जर्मन परिवारों को गोद लेने के लिए सौंप दिया जाना, विशेष रूप से एसएस या पार्टी से जुड़े निःसंतान विवाह। दोनों मामलों में राज्य ने मौलिक पहलुओं पर कानूनी अधिकार बनाए रखा: आधिकारिक पहचान, शिक्षा, पालन पोषण का स्थान और राज्य तंत्र के भीतर अंतिम उपयोग। यदि नवजात शिशु नस्लीय मानदंडों को पूरा नहीं करता था तो उसे अलग किया जा सकता था और सामान्य अनाथालयों या नियमित चिकित्सा संस्थानों में भेजा जा सकता था। विकलांगता निदान या वंशानुगत अधपतन के संदेह के प्रलेखित मामलों में कुछ नवजात शिशुओं को अजीवित के रूप में वर्गीकृत किया गया था और शिशु इच्छा मृत्यु कार्यक्रमों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इन प्रथाओं को सीमित रूप में दर्ज किया गया था। स्वीकृत महिलाओं को मूल रूप से प्रजनन वाहन के रूप में माना जाता था। उनके व्यक्तिगत विकास को उनके मातृ कार्य से परे बढ़ावा नहीं दिया गया था। उनका संस्थागत उद्देश्य गर्भधारण करना, जन्म देना और यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो बच्चे से अलग होना था, जिसे रीछ का जैविक संसाधन माना जाने लगा। इस तर्क को व्यक्तिगत वैचारिक संबद्धता से स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था। निर्धारण कारक विशेष रूप से नस्लीय मापदंडों के अनुसार माना जाने वाला आनुवंशिक मूल्य था। नीति ने नस्लीय मातृत्व के एक मॉडल को बढ़ावा दिया, जहां आर्यन महिला के गर्भाशय को भविष्य के जर्मन सैनिकों, नेताओं या उपनिवेशवादियों के उत्पादन के लिए एक राज्य साधन के रूप में अवधारणाबद्ध किया गया था। जिन लोगों ने राज्य को कई बच्चे दिए, उन्हें मदर्स क्रॉस, मटर क्रेज, प्रतीकात्मक सम्मान या सीमित भौतिक लाभ जैसी मान्यताएं मिल सकती थीं। कुछ संदर्भों में भागीदारी ने विवाह से बाहर मातृत्व से जुड़े पारंपरिक हाशिए पर जाने से भी सुरक्षा प्रदान की। इस परियोजना का विस्तार कब्जे वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से नॉर्वे तक हुआ, जहां जर्मन सैनिकों के बच्चों को गर्भ धारण करने के बाद हजारों महिलाओं को शामिल किया गया। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों में यह बच्चों को हड़पने और राष्ट्रीय पहचान को दबाने के तंत्र के रूप में काम करता था। अक्सर बच्चों को जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया जाता था, जर्मनिक नामों के साथ उनका पुनः बपतिस्मा किया जाता था और जर्मन नागरिकों के रूप में पाला जाता था। जानबूझकर उनके जैविक मूल के साथ संबंधों को समाप्त कर दिया जाता था। लेबेन्सबॉर्न ने जैविक इंजीनियरिंग और राज्य प्रजनन नियंत्रण के एक संस्थागत रूप का प्रतिनिधित्व किया। इसकी संरचना एक साथ चिकित्सा, प्रशासनिक और नस्लीय थी, जिसमें स्वायत्त भावात्मक बंधनों या स्वतंत्र व्यक्तिगत निर्णयों के लिए कोई स्थान नहीं था। आर्यन के रूप में वर्गीकृत महिला को उसकी प्रजनन क्षमता तक सीमित कर दिया गया था और एक नौकरशाही तंत्र द्वारा प्रबंधित किया गया था, जो बच्चों को उनकी कथित नस्लीय क्षमता के अनुसार मूल्यांकन, वर्गीकरण और उपयोग करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एसएस ने एक चिकित्सा प्रयोग कार्यक्रम को संस्थागत रूप दिया, जिसने एकाग्रता शिविरों में हजारों महिला कैदियों को सीधे प्रभावित किया। वैज्ञानिक दिखावे के तहत निष्पादित ये अभ्यास विशेष रूप से महिला प्रजनन के नियंत्रण, प्रजनन क्षमता में हस्तक्षेप और यौन व्यवहार में हेरफेर पर केंद्रित थे। एकाग्रता प्रणाली के कैदियों को जबरन जांच के विषयों में बदलना व्यक्तिगत ज्यादतियों का परिणाम नहीं था, बल्कि नाजी तंत्र के विशिष्ट विभागों द्वारा समर्थित एक व्यवस्थित कार्यक्रम का परिणाम था और शासन की नौकरशाही सटीकता के साथ प्रलेखित किया गया था। म्यूनिख विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान और चिकित्सा में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त जोसेफ मेंजेल ऑशविट्ज शिविर के आधिकारिक चिकित्सक नियुक्त होने पर इन कार्यक्रमों में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे। वहां उन्होंने ब्लॉक 10 को संचालन केंद्र के रूप में उपयोग करते हुए प्रजनन नियंत्रण, जबरन गर्भाधान और जुड़वां बच्चों पर अध्ययन का एक व्यापक कार्यक्रम विकसित किया।
मूल रूप से बुनियादी अस्पताल के रूप में डिजाइन की गई इस इमारत को केंद्रीय प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट संसाधनों के साथ एक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला में बदल दिया गया था। मेंजेल ने एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में काम नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक संरचना में पूरी तरह से एकीकृत एक अधिकारी के रूप में काम किया, जिसके पास कैदियों के प्राथमिकता चयन और उनकी प्रक्रियाओं के लिए पूर्ण दस्तावेजी समर्थन तक पहुंच थी। कार्ल क्लॉबर्ग नाजी प्रजनन प्रयोग में एक और आदर्श व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। युद्ध से पहले प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ और सक्रिय पार्टी सदस्य उन्हें गैर शल्य चिकित्सा सामूहिक नसबंदी के तरीकों को विकसित करने के लिए हिमलर से प्रत्यक्ष प्राधिकरण प्राप्त हुआ। उनकी विशिष्ट तकनीक में फॉर्मेल्डिहाइड आधारित पदार्थों को बिना एनेस्थीसिया या पर्याप्त सड़न रोकने वाली स्थितियों के सीधे फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट करना शामिल था। इस प्रक्रिया से गंभीर सूजन और स्थायी निशान पैदा हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अपरिवर्तनीय बांझपन हुआ। विधि की क्रूरता को तर्कसंगत रूप से परिकलित किया गया था। इसने पारंपरिक सर्जरी के माध्यम से प्रतिदिन अधिक संख्या में महिलाओं को संसाधित करने की अनुमति दी। इस प्रकार कार्यक्रम के प्रशासनिक दक्षता उद्देश्यों का जवाब दिया। यौन और प्रजनन प्रयोगों को 3 प्रमुख संस्थानों से समर्थन मिला, जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर वैधता प्रदान की। 1935 में स्थापित एसएस के पुरातात्विक और नस्लीय शोध के आधिकारिक संस्थान एहनेरबे ने नस्लीय सैद्धांतिक रूपरेखा और छद्म वैज्ञानिक औचित्य प्रदान किया। प्रयोगात्मक परिणामों को जैविक पदानुक्रम और नस्लीय शुद्धता पर अपने वैचारिक कोश में एकीकृत किया। आधिकारिक जनसांख्यिकीय नीतियों के प्रभारी रीच के आंतरिक मंत्रालय ने स्पष्ट नस्लीय मानदंडों के अनुसार प्रजनन के लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त आबादी को परिभाषित करते हुए प्रशासनिक और कानूनी कवरेज की सुविधा प्रदान की। कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक केंद्र, ने जांच पद्धतियों और अकादमिक सत्यापन के साथ योगदान दिया। वैज्ञानिक शब्दावली और औपचारिक प्रोटोकॉल के माध्यम से क्रूर प्रक्रियाओं को स्पष्ट चिकित्सा प्रगति में बदल दिया। शिविरों में लागू प्रजनन नियंत्रण विधियों में प्रशासनिक दक्षता के साथ साथ अत्यधिक शारीरिक क्रूरता का संयोजन किया गया। क्लॉबर्ग के नसबंदी इंजेक्शन के अलावा बिना एनेस्थीसिया के प्रयोगात्मक सर्जिकल हस्तक्षेप का अभ्यास किया गया। अंडाशय, गर्भाशय और नलियों का आंशिक या पूर्ण निष्कासन न्यूनतम स्वच्छता स्थितियों में किया गया, अक्सर सीमित चिकित्सा प्रशिक्षण वाले कर्मियों द्वारा। इन ऑपरेशनों ने मृत्यु दर और गंभीर जटिलता दर उत्पन्न की, जिन्हें जानबूझकर विभिन्न जातीय समूहों के आक्रामक प्रक्रियाओं के लिए सहिष्णुता और शारीरिक प्रतिरोध पर प्रयोगात्मक डेटा के रूप में प्रलेखित किया गया। बुचेनवाल्ड में विशेष रूप से ब्लॉक 46 में हार्मोनल उपचार पर केंद्रित एक और प्रयोगात्मक लाइन विकसित की गई थी। कैदियों को पशु ग्रंथियों, मुख्य रूप से गोजातीय और सुअर के अंडकोश से प्राप्त यौगिकों के इंजेक्शन दिए गए, जो हार्मोनल पैटर्न और प्रजनन कार्यों को बदलने के लिए डिजाइन किए गए थे। इन प्रक्रियाओं में नसबंदी प्रभाव और यौन व्यवहार संशोधन, विशेष रूप से अवांछनीय मानी जाने वाली आबादी में यौन आवेगों का दमन, दोनों की मांग की गई थी। प्रशासित खुराक जानबूझकर स्थापित सुरक्षा सीमाओं से अधिक थी, जिससे गंभीर अंतःस्रावी असंतुलन पैदा हुआ, जिसे जातीय मूल के अनुसार विभेदित प्रतिक्रियाओं के रूप में सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया गया। जिन प्रतिष्ठानों में ये प्रयोग किए गए थे, वे विशेष रूप से शिविरों की वास्तुकला संरचना के भीतर वातानुकूलित थे। ऑन्शविट्स में ब्लॉक 10 को प्रजनन प्रयोगात्मक केंद्र के रूप में पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया था, जिसमें अतिरिक्त तार बाड़ के माध्यम से शिविर के बाकी हिस्सों से भौतिक अलगाव था और नियमित एसएस कर्मियों के लिए भी प्रतिबंधित पहुंच थी। आंतरिक भाग में अन्वेषण कक्ष, बुनियादी स्त्री रोग संबंधी टेबल, रासायनिक तैयारी क्षेत्र और हस्तक्षेप के बाद अवलोकन के लिए स्थान थे। डिजाइन ने बुनियादी स्वच्छता संबंधी विचारों पर प्रयोगात्मक विषयों के कुशल प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी, जो पीड़ितों की विशुद्ध रूप से वाद्य अवधारणा को दर्शाता है। रेवेंसब्रुक में क्लॉबर्ग ने अपनी प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल के कुछ हिस्सों को अनुकूलित किया, जिसमें एनेस्थीसिया के बिना हस्तक्षेप के दौरान रोगियों को स्थिर करने के लिए इंजेक्शन उपकरण और संयम प्रणाली स्थापित की गई। कमरों में ऐसी व्यवस्था बनाए रखी गई थी जिससे कई महिलाओं की क्रमिक प्रक्रिया की अनुमति मिलती थी, जिसमें न्यूनतम रिकवरी क्षेत्र थे जहां प्रक्रिया के बाद की जटिलताओं को देखा गया और अतिरिक्त प्रयोगात्मक डेटा के रूप में प्रलेखित किया गया। इन स्थानों की वास्तुकला ने प्रयोगात्मक वस्तु के रूप में महिला शरीर की यांत्रिक दृष्टि को मूर्त रूप दिया।
प्रायोगिक कार्यक्रम के उद्देश्यों को विभागों के बीच आंतरिक संचार में स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया गया था। तात्कालिक उद्देश्य नाजी जैविक मानदंडों के अनुसार नस्लीय रूप से अवांछनीय मानी जाने वाली आबादी यहूदी, रोमा, स्लाव की प्रजनन क्षमता को खत्म करने के लिए कुशल तरीके विकसित करना था। अधिक विशेष रूप से पूर्ण अस्पताल प्रतिष्ठानों या अत्यधिक विशिष्ट चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता के बिना बड़े पैमाने पर लागू होने वाली तकनीकों की तलाश की गई, जिससे सीमित संसाधनों वाले कब्जे वाले क्षेत्रों में कार्यान्वयन की अनुमति मिल सके। एक द्वितीयक लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रजनन हस्तक्षेपों के जवाब में नस्लीय मतभेदों पर तुलनात्मक डेटा उत्पन्न करना था। डॉक्टरों ने जातीय मूल के अनुसार रिकवरी समय, जटिलता दर और प्रक्रियाओं के प्रतिरोध को सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया। नस्लीय श्रेष्ठता सिद्धांतों के लिए छद्म वैज्ञानिक आधारों का निर्माण किया। इस खोजी आयाम ने उन प्रक्रियाओं के लिए अकादमिक औचित्य प्रदान किया जो अनिवार्य रूप से यौन और प्रजनन हिंसा के संस्थागत रूपों का गठन करती थीं। तीसरा उद्देश्य, जो संघर्ष के उन्नत चरणों में विशेष रूप से प्रासंगिक था, गुप्त नसबंदी विधियों को विकसित करना था जिन्हें पीड़ितों के ज्ञान के बिना लागू किया जा सकता था। क्लॉबर्ग ने विशेष रूप से उन पदार्थों पर काम किया जिन्हें भोजन या पानी में मिलाने से तुरंत पता लगाने योग्य लक्षणों के बिना बांझपन हो सकता है, जिससे लंबी अवधि की जनसांख्यिकीय नीतियों के हिस्से के रूप में कब्जे वाले क्षेत्रों की नागरिक आबादी में कार्यान्वयन की अनुमति मिलती है। प्रायोगिक विषयों के चयन में सटीक प्रशासनिक प्रोटोकॉल का पालन किया गया। एसिस मेडिकल कर्मियों ने विशिष्ट मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से कैदी ब्लॉकों का दौरा किया। प्रजनन आयु आमतौर पर 20-40 वर्ष के बीच, बिना एनेस्थीसिया के प्रक्रियाओं से बचने के लिए पर्याप्त शारीरिक स्थिति, संक्रामक रोगों की अनुपस्थिति जो प्रयोगात्मक परिणामों को दूषित कर सकती है, और तुलनात्मक अध्ययनों के लिए आवश्यक विशिष्ट जातीय समूहों से संबंधित होना। चुने गए लोगों को प्रशासनिक दस्तावेजों में विशेष कोड के साथ पंजीकृत किया गया और आधिकारिक आदेशों के माध्यम से प्रायोगिक ब्लॉकों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो शायद ही कभी वास्तविक उद्देश्य को निर्दिष्ट करते थे। पीड़ितों को आम तौर पर प्रक्रियाओं की वास्तविक प्रकृति के बारे में पता नहीं था। उन्हें बताया गया था कि उन्हें नियमित चिकित्सा उपचार, स्त्री रोग संबंधी समीक्षा या यहां तक कि विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद संभावित मुक्ति के झूठे वादे मिलेंगे। इस जानबूझकर की गई गलत सूचना ने दोहरा उद्देश्य पूरा किया: प्रारंभिक प्रतिरोध को कम करना और प्रभावित महिलाओं की जानकारी के बिना नसबंदी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की अनुमति देना। इस प्रकार व्यापक आबादी के लिए गुप्त रूप से लागू होने वाली विधियों को मान्य करना। व्यावहारिक कार्यान्वयन में मानकीकृत अनुक्रमों का पालन किया गया। प्रारंभिक चयन के बाद हस्तक्षेप से पहले प्रजनन स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए महिलाओं को पूर्ण शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ा। उचित प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। इंजेक्शन, सर्जरी, रेडियोलॉजिकल या रासायनिक उपचार बिना सहमति या पर्याप्त संज्ञाहरण के किए गए। इसके बाद बुनियादी चिकित्सा निगरानी लागू की गई, जो रोगी की भलाई के लिए नहीं बल्कि प्रभावों और जटिलताओं के दस्तावेजीकरण के लिए उन्मुख थी। अंत में परिवर्तनशील अवधियों, सप्ताह या महीने के बाद प्रभावी बांझपन को सत्यापित करने के लिए पुष्टिकरण परीक्षाएं की गईं। तैयार किए गए दस्तावेज सावधानीपूर्वक और विस्तृत थे। प्रत्येक मामले में फोटो, मानव शास्त्रीय माप, पिछला चिकित्सा इतिहास, लागू प्रक्रिया का विस्तृत विवरण, तत्काल जटिलता रिकॉर्ड और अंतिम प्रभावशीलता मूल्यांकन के साथ व्यक्तिगत फाइलें तैयार की गईं। इन फाइलों को केंद्रीय रूप से संग्रहीत किया गया, जिससे विधियों और परिणामों पर तुलनात्मक डेटाबेस तैयार किए गए। दस्तावेजी सटीकता प्रक्रियाओं की क्रूरता के साथ नाटकीय रूप से विपरीत थी, जो नौकरशाही तर्कसंगतता और नाजी प्रणाली की विशेषता वाले अत्यधिक अमानवीयकरण के सह अस्तित्व का उदाहरण है। युद्ध के अंतिम चरणों के दौरान अभिलेखों के आंशिक विनाश के कारण सटीक मात्रात्मक दायरा स्थापित करना मुश्किल है। फिर भी संरक्षित साक्ष्य और बाद की गवाही यह अनुमान लगाने की अनुमति देती है कि कम से कम 700 लोग सीधे इन प्रक्रियाओं के अधीन थे। ऑशविट्ज में क्लॉबर्ग के प्रयोगों में सैकड़ों महिलाएं शामिल थीं। रेवेंसब्रुक में दस्तावेज प्रयोगात्मक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित किए गए 140 से अधिक कैदियों को इंगित करते हैं। बुचेनवाल्ड में दर्जनों कैदियों ने हार्मोनल उपचार में भाग लिया। मृत्यु दर 15 से 30% के बीच थी,
जिसे संस्थागत रूप से जांच प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया था। अतिरिक्त नमूने एकत्र करने और अन्य अध्ययन लाइनों को खिलाने के लिए मृतकों का शव परीक्षण किया गया। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम विनाशकारी थे। बचे हुए लोगों को अपरिवर्तनीय बांझपन, क्रॉनिक दर्द, बार बार होने वाले संक्रमण और गंभीर हार्मोनल विकारों का सामना करना पड़ा। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रजनन क्षमता का नुकसान, बिना एनेस्थीसिया के की गई प्रक्रियाएं और व्यवस्थित धोखे ने गंभीर आघात पैदा किया जो दशकों तक चला। कई लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, विघटन, क्रॉनिक चिंता और मुक्ति के बाद सामाजिक जीवन में फिर से शामिल होने में कठिनाई विकसित हुई। अपराधों की गंभीरता के बावजूद कई जिम्मेदार पक्षों को न्याय का सामना नहीं करना पड़ा। मेंजेल भाग गया और कभी पकड़ा नहीं गया। क्लॉबर्ग को सोवियत ने कैद कर लिया, लेकिन पश्चिम जर्मनी में मुकदमे का सामना करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के बाद कई दोषी डॉक्टरों ने अपना करियर फिर से शुरू कर दिया। दंड से मुक्ति की भयावहता ऐतिहासिक स्मृति को जीवित रखने की आवश्यकता को उजागर करती है। थर्ड रीच के प्रजनन प्रयोग विज्ञान को हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के सबसे काले पहलुओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे व्यक्तिगत त्रुटियां या मामूली ज्यादतियां नहीं थीं। वे मानव प्रजनन को जैव राजनीतिक नियंत्रण के उपकरण में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित राज्य मशीनरी का अभिन्न अंग थे। इन तथ्यों का दस्तावेजीकरण न केवल पीड़ितों को सम्मानित करता है, बल्कि विज्ञान को नरसंहार की विचारधाराओं के अधीन होने देने के खतरों की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है।